कैश फ्लो का प्रबंधन। अमीर डैडी कहते थे, यदि कोई व्यक्ति बी और आई क्वाड्रेंटों में वाकई सफल होना चाहता है तो कैश फ्लो का प्रबंधन एक बुनियादी और अनिवार्य योग्यता है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि माइक और मैं दूसरी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूं। दरअसल उन्होंने अपना अधिकतर समय वित्तीय साक्षरता सीखने में लगाया था। वे कहते थे, वित्तीय साक्षरता आपको संख्याएं पढ़ने में सक्षम बनाती है और संख्याएं आपको तथ्यों के आधार पर व्यवसाय की कहानी बताती हैं। यदि आप अधिकतर बैंकरों, अकाउंटेंटों या लोन ऑफिसरों से पूछें तो वे आपको बताएंगे कि कई लोग आर्थिक दृष्टि से इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि वे वित्तीय दृष्टि से साक्षर नहीं होते। मेरा एक मित्र ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित अकाउंटेंट है। उसने एक बार मुझे कहा था, मालिक वित्तीय दृष्टि से साक्षर नहीं होता, इस वजह से किसी अच्छे व्यवसाय को बर्बाद होते देख सदमा लगता है। कई छोटे व्यवसाय मालिक इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे मुनाफे और कैश फ्लो के बीच के अंतर को नहीं जानते। परिणाम यह होता है कि कई बहुत लाभकारी व्यवसाय भी दिवालिया हो जाते हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि मुनाफा और कैश फ्लो एक ही बात नहीं है। अमीर डैडी ने मेरे दिमाग में कैश फ्लो के प्रबंधन का महत्व अच्छी तरह घुसा दिया। यदि व्यवसाय के मालिक सफल होना चाहते हैं तो उन्हें दो प्रकार का कैश फ्लो देखना चाहिए। एक तो वास्तविक कैश फ्लो है और दूसरा है छद्म कैश फ्लो। इन दोनों कैश फ्लोज की जागरूकता ही तुम्हें अमीर या गरीब बनाती है। कैश फ्लो गेम्स एक योग्यता यह सिखाते हैं कि इन दो प्रकार के कैश फ्लो के बीच के अंतरों को कैसे पहचाना जाए। बार बार खेलने पर लोगों को अंतर समझ में आने लगता है। इसीलिए इस गेम का प्रचार वाक्य है, आप इस खेल को जितना ज्यादा खेलते हैं आप उतने ही ज्यादा अमीर बनते हैं। आप ज्यादा अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि आपके दिमाग को अदृश्य छद्म कैश फ्लो समझ में आने लगता है। अमीर डैडी ने यह भी कहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किसी कंपनी को चलाने की योग्यता छोटे व्यवसाय मालिक और बड़े व्यवसाय मालिक का बुनियादी अंतर है। कैश फ्लो संबंधी सलाह। कैश फ्लो का व्यवसाय के लिए वही महत्व है जो मानव शरीर में रक्त का होता है। कोई भी चीज किसी व्यवसाय पर उतना नाटकीय असर नहीं डाल सकती जितना कि किसी शुक्रवार को कर्मचारियों की तनख्वाह न चुका पाने की सामर्थ्य। सही कैश फ्लो प्रबंधन उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। जब किम और मैंने द रिच डैड कंपनी शुरू की तो हम इस बात पर सहमत हुए थे कि कोई भी खरीदारी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि बिक्री में वृद्धि द्वारा यह तर्कसंगत साबित न हो। दरअसल हम अक्सर 1998 की शुरुआत में पुस्तक की बिक्री बढ़ाने की हमारी रणनीति पर हंसते हैं ताकि हम $300 की फोटोकॉपी मशीन खरीद सकें। हमारी रणनीति कारगर रही और दिसंबर 1998 तक हमने अपनी $300 की घिस चुकी मशीन की जगह पर एक नई $3000 की मशीन लेकर आए। व्यवसाय की शुरुआती अवस्था में विवरणों पर इस तरह का ध्यान देना आपकी सफलता की भविष्यवाणी कर देगा। अच्छे कैश फ्लो प्रबंधक अपने नगद पैसों की दैनिक समीक्षा करते हैं और अगले सप्ताह, महीने, तिमाही की आवश्यकताओं व नकदी के स्रोतों पर नजर डालते हैं। इससे वे नकदी का संकट आने से पहले ही किसी बड़ी नकद आवश्यकता की योजना बना लेते हैं। इस तरह की समीक्षा उस कंपनी के लिए अनिवार्य है जो तेजी से फैल रही हो। मैंने कैश फ्लो संबंधी कुछ सलाहों की सूची बनाई है जिससे आपको अपने व्यवसाय का तंत्र बनाने में मदद मिल सके। हर कदम आपके व्यवसाय पर लागू होता है, चाहे कोई अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय हो, एक अकेला रेंटल यूनिट हो या एक हॉट डॉग स्टैंड हो। कंपनी का शुरुआती दौर। तनख्वाह तब तक न लें जब तक कि आपका व्यवसाय बिक्री के माध्यम से कैश फ्लो उत्पन्न न करने लगे। कई मामलों में विकास में लंबा समय लगने के कारण यह संभव नहीं हो पाता। बहरहाल, अगर आपके निवेशक ये देखते हैं कि आपने अपने समय का निवेश करके विकास प्रक्रिया में सहयोग दिया है तो वे आपको ज्यादा सहयोग देंगे। मेरी सलाह है कि आप अपनी फुल टाइम नौकरी करते रहें और अपने व्यवसाय को पार्ट टाइम शुरू करें। तनख्वाह लेने में विलंब करके आप अपनी बिक्री का निवेश अपने व्यवसाय को फैलाने के लिए कर सकते हैं। बिक्री और लेनदारी।
वस्तुएं भेजने या सेवाएं प्रदान करने के बाद जल्द ही अपने ग्राहकों के पास इनवॉइस भेज दें। जब तक कि उधार की साख न बने तुरंत पैसे मांगे। साफ बता दें कि उधार देने से पहले उधार संबंधी आवेदनों को पूरा किया जाना चाहिए। हमेशा संदर्भों की जांच करें। सामान्य उधार संबंधी आवेदन ऑफिस सप्लाई स्टोर में आसानी से मिल जाती हैं। उधार देने से पहले ऑर्डरों की न्यूनतम राशि तय कर लें। अपनी शर्तों में लिख दें कि विलंब से भुगतान करने पर जुर्माना लगेगा और फिर सचमुच ऐसा ही करें। जब आपका व्यवसाय फैलता है तो पैसों की वसूली की गति बढ़ाने के लिए आप यह चाह सकते हैं कि आपके ग्राहक उनके बिलों का ऑनलाइन भुगतान करके सीधे आपके बैंक में पैसे जमा कर दें। व्यय और देनदारी। कई व्यवसाय ये बात भूल जाते हैं कि उनके खुद के बिलों के भुगतान का प्रबंधन कैश फ्लो का एक अहम हिस्सा है। अपने बिलों का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करें। यदि भुगतान की तारीख बढ़ाना हो तो पहले ही शर्तें पूछ लें। जब आप 2-3 महीने तक समय पर भुगतान कर चुके हैं तो अपनी भुगतान की शर्तों पर अतिरिक्त समयावधि मांग लें। सप्लायर आमतौर पर अच्छे ग्राहकों को 30 से 90 दिन तक का उधार दे देंगे। ओवरहेड या निश्चित खर्च को न्यूनतम रखें। कोई नई चीज खरीदने से पहले व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य तय करें। जहां तक संभव हो अपने निवेशकों के पैसों को व्यवसाय संचालन से सीधे जुड़ी लागतों के लिए रखें, निश्चित खर्च के लिए नहीं। जब आपकी बिक्री बढ़ती है तो आप कैश फ्लो से निश्चित खर्चों वाले सामान खरीद सकते हैं, लेकिन तभी जब आप नए ज्यादा ऊंचे बिक्री लक्ष्य तय और हासिल कर लें। सामान्य नकदी प्रबंधन। नकदी से अधिक लाभ कमाने के लिए हाथ की नकदी के लिए निवेश योजना बना लें। जरूरत पड़ने से पहले ही अपने बैंक के साथ साख तय कर लें। जरूरत होने पर आप तुरंत उधार ले सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी वर्तमान संपत्ति और दायित्व अनुपात पर निगाह रखें। कम से कम 2:1 अच्छा होता है। क्विक अनुपात, तरल संपत्तियां, वर्तमान दायित्व 1:1 से ऊपर होना चाहिए। नकदी को संभालने के लिए अच्छे आंतरिक नियंत्रण स्थापित करें। जो लोग बैंक डिपॉजिटों की नगद रसीदों का लेखा जोखा रखते हैं, उन्हें उन लोगों से अलग होना चाहिए जो लेनदारी के खातों और जनरल लेजर में इसकी प्रविष्टि करते हैं। चेक के पीछे तुरंत केवल जमा करने के लिए लिख देना चाहिए। जो लोग चेक साइन करने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें वाउचर तैयार नहीं करना चाहिए या भुगतान का लेखा जोखा नहीं करना चाहिए और देनदारी के खातों और जनरल लेजर में इसकी प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक स्टेटमेंट का मिलान करता है, उसके पास नगद प्राप्ति या नगद भुगतान संबंधी कोई नियमित काम नहीं होने चाहिए। हमारा बाहरी अकाउंटेंट ये करता है। हालांकि ये बहुत जटिल लग सकता है, लेकिन नकदी के प्रबंधन का हर कदम महत्वपूर्ण होता है। अपने अकाउंटेंट, बैंकर और व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार से बात करके अपना नकदी प्रबंधन तंत्र तैयार करें। एक बार जब आप अपना तंत्र स्थापित कर लें कि अपनी नकदी का प्रबंधन कैसे करना है, तब भी लगातार निगरानी अनिवार्य है। अपनी नकदी की स्थिति और धनराशि की आवश्यकताओं की दैनिक समीक्षा करें। अपने फैलते हुए व्यवसाय के लिए आवश्यक अतिरिक्त पैसों की व्यवस्था जल्दी ही कर लें। व्यवसाय सफल होने के बाद कई लोग नकदी के प्रबंधन पर से निगाह हटा लेते हैं। यह कारोबारी असफलताओं का एक प्रमुख कारण है। उचित नकदी प्रबंधन और इस तरह व्यय प्रबंधन किसी भी कारोबार की निरंतर सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप में से जो लोग कोई फ्रेंचाइजी खरीदने या किसी नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं, वे पाएंगे कि नकदी प्रबंधन तंत्र का अधिकतर हिस्सा आपको बना बनाया मिल जाएगा। इसके बाद भी फ्रेंचाइजी यानी आपको उस तंत्र पर अमल करने और उसकी निगरानी करने की जरूरत होगी। नेटवर्क मार्केटिंग संगठन अक्सर आपकी तरफ से नकदी के प्रबंधन का काम संभाल लेते हैं। इन मामलों में कंपनी का मुख्यालय आपके संगठन के लिए अकाउंटिंग का कार्य करता है और आपको समय समय पर भुगतान के साथ साथ आपकी आमदनी की रिपोर्ट भी भेजता है। दोनों में से जो भी प्रकरण हो, यह अब भी महत्वपूर्ण है कि आपके पास आपके खुद के सलाहकार हों जो आपके व्यक्तिगत नकदी प्रबंधन का तंत्र बनाने में आपकी मदद करें। संचार प्रबंधन। अमीर डैडी ने कहा था, आप संवाद में जितने बेहतर होते हैं और जितने अधिक लोगों से संवाद करते हैं,
आपका कैश फ्लो उतना ही बेहतर होगा। इसीलिए संवाद प्रबंधन BI त्रिकोण का अगला स्तर है। वे ये भी कहते थे, संवाद में निपुण होने के लिए आपको पहले तो मानव मनोविज्ञान में निपुण होने की जरूरत होती है। आपको कभी पता नहीं होता कि लोगों को कौन सी चीज प्रेरित करती है। कोई चीज आपको रोमांचित कर देती है, इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरों को भी रोमांचित करती है। संवाद में निपुण होने के लिए आपको यह जानने की जरूरत है कि कौन से बटन दबाए जाएं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बटन होते हैं। उन्होंने यह भी कहा था, बातचीत बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सुनते बहुत कम लोग हैं। संसार जबरदस्त उत्पादों से भरा पड़ा है, लेकिन पैसा सर्वश्रेष्ठ संवाद करने वालों के पास जाता है। मैं इस बात पर हमेशा हैरान होता हूं कि व्यवसाय करने वाले लोग अपनी समूची संवाद योग्यताओं को बेहतर बनाने में कितना कम समय लगाते हैं। जब मैंने 1974 में इस दरवाजे से उस दरवाजे तक जाकर जेरोक्स की मशीनें बेचना सीखने के विचार से जी चुराया, तो अमीर डैडी ने बस इतना ही कहा था, गरीब लोग खराब संवाद करने वाले होते हैं। मैं ये नकारात्मक कथन दोहराता हूं ताकि आपको इस वृहद विषय पर अधिक अध्ययन और अभ्यास की प्रेरणा मिल सके। अमीर डैडी ने यह भी कहा था, आपके व्यवसाय में नकदी का प्रवाह उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में संवाद बाहर प्रवाहित होता है। जब भी मेरा कोई व्यवसाय संकट में होता है तो यह अक्सर खराब संवाद या कम संवाद के बाहर जाने या दोनों का ही परिणाम होता है। आमतौर पर मैं संवाद और कैश फ्लो के बीच 6 सप्ताह का एक चक्र पाता हूं। आज संवाद करना छोड़ दें और 6 सप्ताह में आपको अपने कैश फ्लो पर असर दिख जाएगा। बहरहाल बाहरी संवाद ही संवाद का इकलौता रूप नहीं है। आंतरिक संवाद भी अत्यावश्यक होते हैं। किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंटों पर निगाह डालकर आप आसानी से देख सकते हैं कि व्यवसाय के कौन से क्षेत्र संवाद कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे। सार्वजनिक कंपनी में संवाद की ज्यादा समस्याएं होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही कंपनी में 2 कंपनियां हों, एक जनता के लिए और दूसरी शेयर धारकों के लिए। दोनों ही समूहों के साथ संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं कि काश मैंने अपनी कंपनी को सार्वजनिक न किया होता, तो आमतौर पर इसका यह मतलब होता है कि उन्हें शेयर धारकों के साथ संवाद समस्याएं आ रही हैं। अमीर डैडी की आम नीति यह थी, वे साल में एक संवाद सेमिनार में जरूर जाते थे। मैं भी इसी परंपरा पर चलता हूं। मैंने हमेशा गौर किया है कि मेरे सेमिनार में जाने के बाद जल्द ही मेरी आमदनी बढ़ जाती है। पिछले वर्षों में मैं इन विषयों पर कोर्स कर चुका हूं। 1 बिक्री, 2 मार्केटिंग सिस्टम, 3 विज्ञापन हेडलाइनें और कॉपीराइटिंग, 4 सौदेबाजी, 5 लोक संभाषण, 6 डायरेक्ट मेल विज्ञापन, 7 सेमिनार करना, 8 पूंजी एकत्रित करना। इन सभी विषयों में नंबर 8 पूंजी एकत्रित करना, इसमें उदीयमान उद्यमियों की सर्वाधिक रुचि होती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि वे पूंजी एकत्रित करना कैसे सीखें, तो मैं उन्हें ऊपर बताए गए नंबर 1 से नंबर 7 तक के बिंदुओं की ओर भेज देता हूं और स्पष्ट करता हूं कि पूंजी एकत्रित करने के लिए इनमें से प्रत्येक किसी न किसी तरह से आवश्यक है। अधिकतर कारोबार जमीन से इसलिए नहीं उठ पाते हैं क्योंकि उद्यमी ये जानता ही नहीं है कि पूंजी कैसे जुटाई जाए। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, पूंजी जुटाना उद्यमी का काम है। उनका यह मतलब नहीं था कि उद्यमी लगातार निवेशकों से पैसा मांगता रहे। उनका मतलब तो यह था कि उद्यमी हमेशा यह सुनिश्चित करता रहता था कि पूंजी अंदर प्रवाहित होती रहे, चाहे यह बिक्री से, डायरेक्ट मार्केटिंग से, निजी बिक्री से, संस्थागत सेल से, निवेशकों से, किसी भी तरह हो। अमीर डैडी कहते थे, जब तक कि व्यवसाय तंत्र नहीं बन जाता, उद्यमी ही वो तंत्र है जो पैसे को अंदर प्रवाहित करता है। किसी भी व्यवसाय की शुरुआत में नकदी को अंदर प्रवाहित करते रखना ही उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास आकर बोला, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं।
शुरू करने से पहले आप मुझे क्या करने की सलाह देते हैं? मैंने उससे अपना सामान्य जवाब मांगा। उस कंपनी में नौकरी करो जो तुम्हें बिक्री का प्रशिक्षण दे। उसने जवाब दिया, मुझे बेचने से नफरत है। मुझे बेचना पसंद नहीं है और मुझे सेल्स पीपल भी पसंद नहीं है। मैं तो बस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं और सेल्स पर्सन को मैं नौकरी पर रख लूंगा। यह सुनकर मैंने बस अपना सिर हिलाया और उसे शुभकामनाएं दी। अमीर डैडी ने मुझे एक बेशकीमती सबक यह सिखाया था, कभी भी उन लोगों से बहस मत करो जो सलाह तो मांगते हैं लेकिन आपकी दी हुई सलाह नहीं चाहते हैं। चर्चा को तुरंत खत्म कर दो और अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करो। यथासंभव अधिकतम लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की योग्यता एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन योग्यता है। एक ऐसी योग्यता है जिसे हर साल तराशने की जरूरत होती है और मैं सेमिनारों में जाकर ऐसा करता हूं। जैसा अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, अगर तुम बी क्वाड्रेंट के इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हारी पहली योग्यता यह होनी चाहिए कि तुम बाकी 3 क्वाड्रेंटों की भाषा बोलने और उनसे संवाद करने में समर्थ बनो। सिर्फ अपने ही क्वाड्रेंटों की भाषा में बातचीत करने से बाकी 3 क्वाड्रेंटों के लोगों का काम चल सकता है, लेकिन बी क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति का नहीं चल सकता। सरल भाषा में कहा जाए तो बी क्वाड्रेंट के लोगों का मूलभूत और शायद इकलौता काम दूसरे क्वाड्रेंटों के लोगों के साथ संवाद करना है। मैंने सलाह दी है कि बिक्री का अनुभव लेने के लिए लोग किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाएं। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग संगठनों के संवाद और सेल्स प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्कृष्ट होते हैं। मैंने संकोची और अंतर्मुखी लोगों को शक्तिशाली और प्रभावी संप्रेषक बनते देखा है। अब उन्हें अस्वीकृति या उपहास का डर नहीं लगता है। मोटी चमड़ी की यह मानसिकता बी क्वाड्रेंट के हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, खासतौर पर जब आपकी व्यक्तिगत संवाद योग्यताएं अब तक न तराशी गई हों। मेरी पहली बिक्री कॉल। मुझे अब भी वाइकी बीच के पास वाली सड़क पर अपनी पहली सेल्स कॉल याद है। लगभग 1 घंटे तक दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत जुटाने के बाद मैं आखिरकार एक छोटी पर्यटक उपहार दुकान के मालिक से मिलने गया। वे थोड़े उम्र दराज व्यक्ति थे जो मुझ जैसे नए सेल्स पर्सन बरसों से देखते आ रहे थे। जेरोक्स कॉपियर के फायदों पर अपने रटे रटाए बिक्री प्रस्ताव के दौरान मैं अटक रहा था, हकला रहा था और पसीने पसीने हो रहा था। इस दौरान वे बस हंस रहे थे। जब उनकी हंसी रुकी तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, जितने भी मैंने देखे हैं उनमें तुम सबसे बुरे हो, लेकिन लगे रहो, क्योंकि अगर तुम अपने डरों से उबर जाओगे तो तुम्हारा संसार बहुत उज्जवल होगा। अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम भी मेरी तरह इस काउंटर के पीछे बैठने जैसा काम करोगे। दिन में 14 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, साल में 365 दिन और यात्रियों के आने का इंतजार करोगे। मैं यहां इंतजार इसलिए करता हूं क्योंकि मैं बाहर निकलने और वो करने से डरता हूं जो तुम कर रहे हो। अपने डरों को पार कर लोगे तो तुम्हारा संसार फैल जाएगा, और अगर अपने डरों से हार मान लोगे तो तुम्हारा संसार हर साल ज्यादा सिमटता जाएगा। आज तक मैं उस बूढ़े समझदार आदमी को धन्यवाद देता हूं। जब मैं बेचने के अपने डर से उबरने लगा तो अमीर डैडी ने मुझे टोस्ट मास्टर्स संगठन का सदस्य बनवाया ताकि मैं बड़े समूहों के साथ बोलने के डर से उबर सकूं। जब मैंने अमीर डैडी से शिकायत की तो उनका जवाब था, सभी महान लीडर बेहतरीन सार्वजनिक वक्ता होते हैं। बड़े व्यवसाय के लीडरों को बेहतरीन संप्रेषक होने की जरूरत है। अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें वक्ता बनना ही होगा। आज मैं सम्मेलनों में लाखों लोगों के सामने आराम से भाषण दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास बिक्री का प्रशिक्षण और शुरुआती टोस्ट मास्टर्स संगठन का प्रशिक्षण है। यदि आप अपना बी क्वाड्रेंट व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको इन्हीं 2 योग्यताओं की सलाह देता हूं। सबसे पहले अपने डरों से उबरने, अस्वीकृति से उबरने की योग्यता सीखें और अपने उत्पाद या सेवा के मूल्य को बताना सीखें।
दूसरे लोगों के बड़े समूहों के सामने बोलने की काबिलियत को तराशें ताकि आपकी कही जाने वाली बातों में उनकी रुचि बनी रहे। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, कई वक्ता ऐसे होते हैं जो पूंजी जुटा ही नहीं सकते और कई व्यवसायी ऐसे होते हैं जिनका कोई अनुसरण नहीं करता। अगर तुम बी क्वाड्रेंट में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें इनमें से कोई भी नहीं बनना है। मेरी पहली पुस्तक द रिच डैड पुअर डैड संसार भर की बेस्ट सेलर सूचियों में काफी समय तक रही है, जिनमें द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएसए टुडे, स्ट्रेट्स टाइम्स, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और दर्जनों अन्य सूचियां शामिल हैं। जब दूसरे लेखक मुझसे पूछते हैं कि इन सूचियों में पहुंचने का मेरा रहस्य क्या है, तो मैं बस रिच डैड पुअर डैड के एक वाक्य को दोहरा देता हूं। मैं कोई बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं हूं, मैं तो एक बेस्ट सेलिंग लेखक हूं। मैं ये भी बता देता हूं कि मैं 2 बार हाई स्कूल में फेल इसलिए हुआ था क्योंकि मैं लिख नहीं सकता था, और मैंने हाई स्कूल में किसी लड़की को चूमा तक नहीं क्योंकि मैं बहुत शर्मीला था। मैं अंत में वही बात कहता हूं जो अमीर डैडी मुझसे कहते थे, असफल लोग अपनी शक्तियां खोजते हैं और अपना जीवन उन शक्तियों को अधिक शक्तिशाली बनाने में बिता देते हैं। वे अक्सर अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि वो दिन नहीं आ जाता जब उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं किया जाता। सफल लोग अपनी कमजोरियों को शक्तियों में बदल लेते हैं। किसी व्यक्ति का शारीरिक हुलिया अक्सर उसके शब्दों से कहीं अधिक बयान करता है। अक्सर जो लोग मेरे पास कोई व्यवसाय का प्लान लेकर आते हैं या पैसे उगाहने आते हैं, वे उस चूहे जैसे दिखते हैं जैसे किसी बिल्ली ने चबा लिया हो। चाहे उनकी योजना कितनी ही अच्छी हो, उनका शारीरिक हुलिया बाधक होता है। कहा जाता है कि सार्वजनिक संभाषण में बॉडी लैंग्वेज लगभग 55%, लहजा 35% और शब्द 10% भूमिका निभाते हैं। यदि आपको राष्ट्रपति JFK कैनेडी याद हो तो उनके ये सभी हिस्से बेहतरीन थे, 100% थे, जिससे वे बहुत शक्तिशाली संप्रेषक बन गए। हालांकि शारीरिक दृष्टि से हम सभी उनके जितने आकर्षक नहीं हो सकते, लेकिन हम अपनी विशेषताओं को उभारने के लिए उचित वस्त्र पहनने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास तो कर ही सकते हैं। एक खोजी टीवी कार्यक्रम ने हाल ही में उन्हीं नौकरियों के इंटरव्यू के लिए समान योग्यताओं वाले बेहद आकर्षक उम्मीदवारों और अनाकर्षक आवेदकों को भेजा। यह देखना रोचक था कि अनाकर्षक उम्मीदवारों की तुलना में आकर्षक उम्मीदवारों की नौकरी के प्रस्ताव ज्यादा मिले। मेरा एक मित्र एक बैंक संचालक मंडल में है। उसने मुझे बताया कि जिस प्रेसिडेंट को उन्होंने उसी समय नियुक्त किया था, उसे संचालक मंडल में उसके हुलिये के कारण लिया गया था। वो प्रेसिडेंट जैसा दिखता है। जब मैंने उसकी योग्यताओं के बारे में पूछा तो उसने बस इतना ही कहा कि उसका हुलिया ही उसकी योग्यता है। वो वैसा ही दिखता है जैसा बैंक प्रेसिडेंट को दिखना चाहिए और उसी अंदाज में बोलता है जिस अंदाज में बैंक प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए। कारोबार तो संचालक मंडल खुद चला लेगा। हम तो बस ये चाहते हैं कि वो नए ग्राहकों को आकर्षित करे। मैं इस उदाहरण का इस्तेमाल हर उस व्यक्ति के सामने करता हूं जो कहता है कि मेरा हुलिया महत्वपूर्ण नहीं है। व्यवसाय के संसार में हुलिया एक शक्तिशाली संप्रेषक है। एक पुरानी कहावत भी है, आपको पहली छाप छोड़ने का बस एक ही मौका मिलता है। बिक्री और मार्केटिंग के बीच अंतर। संवाद के विषय पर ही अमीर डैडी ने जोर दिया था कि माइक और मैं बिक्री तथा मार्केटिंग के बीच का फर्क जान लें। वे कहते थे, कई व्यवसाय मालिक बिक्री या स्टाफ व निवेशकों के साथ कमजोर संवाद से कष्ट उठाते हैं। अगर व्यवसाय की मार्केटिंग शक्तिशाली और विश्वसनीय है तो बिक्री आसानी से होगी। अगर व्यवसाय की मार्केटिंग कमजोर है तो कंपनी को बिक्री करने के लिए बहुत सा समय और धन खर्च करना होगा तथा बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। वे माइक और मुझसे यह भी कहते थे, एक बार जब तुम बेचना सीख लेते हो तो तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। एस क्वाड्रेंट व्यवसाय का मालिक अक्सर बेचने में अच्छा होता है, लेकिन सफल बी क्वाड्रेंट व्यवसाय मालिक बनने के लिए आपको बिक्री के साथ साथ मार्केटिंग में भी अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा था,
बिक्री वो है जो आप आमने सामने करते हैं। मार्केटिंग वो बिक्री है जो तंत्र के जरिए की जाती है। एस क्वाड्रेंट के अधिकतर व्यवसायी आमने सामने की बिक्री में बहुत अच्छे होते हैं। अगर वे बी क्वाड्रेंट में पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि उस तंत्र के जरिए कैसे बेचा जा सकता है जिसे मार्केटिंग कहते हैं। निष्कर्ष में संवाद आजीवन अध्ययन करने लायक विषय है, क्योंकि संवाद में सिर्फ बोलना, लिखना, हुलिया या प्रदर्शन करना ही नहीं आता है। जैसा अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, तुम बोल रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सुन रहा है। जब लोग पूछते हैं कि प्रबल संवाद की नींव बनाना कहां से शुरू करें, तो मैं उन्हें आमने सामने बेचने और किसी समूह के सामने सार्वजनिक भाषण देने की 2 बुनियादी योग्यताओं से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं उन्हें यह सलाह भी देता हूं कि वे अपने परिणामों पर सावधानी से नजर रखें और फीडबैक सुनें। जब आप इन 2 योग्यताओं की मदद से खराब संप्रेषक से उत्कृष्ट संप्रेषक में बदलने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी आधारभूत रोजमर्रा की संवाद योग्यताएं भी बेहतर बन जाएंगी। जब ये तीनों योग्यताएं बेहतर हो जाती हैं, तो आप फलस्वरूप अपने कैश फ्लो को भी बढ़ता देखेंगे। मार्केटिंग और बिक्री। अपनी पहली छाप छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके मार्केटिंग और बिक्री प्रयास अक्सर वो पहली छाप होंगे जो आपका व्यवसाय आपके संभावित ग्राहक पर छोड़ता है। जब भी आप बोल रहे हों, तो अपने व्यवसाय के प्रति आपके जोश और आपके हुलिये का आपके श्रोताओं पर स्थायी असर होगा। आप जो प्रकाशित या छपी सामग्री उत्पन्न या वितरित करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। यह आपके व्यवसाय की स्थायी प्रतिनिधि है। मार्केटिंग तंत्र के जरिए बेचना है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप अपने संभावित ग्राहकों को जानते हो और आपका मार्केटिंग साधन उसी समूह के लिए तैयार किया गया हो। हर मार्केटिंग या बिक्री प्रयास में इन 3 प्रमुख तत्वों को शामिल करें। किसी जरूरत को पहचानें, कोई समाधान उपलब्ध कराएं और किसी खास प्रस्ताव के साथ आपके ग्राहकों के सवाल का जवाब दें। इसमें मेरे लिए क्या है? ग्राहक से प्रतिक्रिया कराने के लिए अत्यावश्यकता का एहसास संप्रेषित करें। बाहरी और आंतरिक संचार। अधिकतर संवाद बाहरी संवाद की ओर निर्देशित होता है, लेकिन व्यवसाय में आंतरिक संवाद भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इनमें से प्रत्येक के उदाहरण हैं। बाहरी संचार, बिक्री, मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, निवेशक संबंध, सार्वजनिक संबंध। आंतरिक संचार, विजयों और सफलताओं को अपनी पूरी टीम के साथ बांटना, कर्मचारियों के साथ नियमित बैठकें, सलाहकारों के साथ नियमित संवाद, मानव संसाधन नीतियां। संवाद का एक बेहद शक्तिशाली रूप व्यवसाय को प्रभावित करना है, लेकिन उस पर आपका बहुत कम नियंत्रण होता है। आपके वर्तमान ग्राहकों का आपके संभावित ग्राहकों के साथ होने वाला संवाद। हम द रिच डैड कंपनी की सफलता का काफी श्रेय इस बात को देते हैं कि हमारे ग्राहकों ने दूसरे लोगों को हमारे बारे में बताया। मौखिक प्रचार शक्ति का जवाब नहीं है। इस तरह का विज्ञापन बहुत जल्दी ही किसी कंपनी को सफल या असफल बना सकता है। इसी कारण ग्राहक सेवा किसी भी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद कार्य है। जब आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदते हैं या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होते हैं, तो आपको अक्सर संवाद तंत्र बने बनाए मिलते हैं। इसके अलावा उनकी संवाद सामग्री सफल है, ये पहले ही दूसरे फ्रेंचाइजी या आपके संगठन के सदस्य आजमा चुके हैं। इसलिए शुरुआत में ही आप उन लोगों से बहुत आगे पहुंच जाते हैं जो अपनी खुद की सामग्री तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सामग्री सफल है या नहीं, इस बात का पता उन्हें तब तक नहीं चलेगा जब तक कि वे उसका इस्तेमाल न करें और परिणाम न नाप लें। बोलने की योग्यता सफल व्यवसाय बनाने के लिए आवश्यक है। चुनिंदा फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग संगठनों के व्यक्तिगत विकास तथा मार्गदर्शन कार्यक्रम व्यक्तिगत विकास के अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं। तंत्र प्रबंधन। मानव शरीर तंत्रों का तंत्र है। व्यवसाय भी ऐसा ही है। मानव शरीर संचार तंत्र, श्वास तंत्र, पाचक तंत्र आदि से बना है। अगर इनमें से एक तंत्र भी रुक जाए तो आसार इसी बात के हैं कि शरीर या तो अपाहिज हो जाएगा या मर जाएगा। यही व्यवसाय के बारे में भी सच है।
व्यवसाय मिलकर काम करने वाले तंत्रों का जटिल तंत्र होता है। वास्तव में बीआई त्रिकोण के अंदरूनी त्रिकोण के भीतर सूचीबद्ध हर बिंदु एक अलग तंत्र है, जो दूसरे तंत्रों और त्रिकोण के प्रतिनिधित्व करने वाले सकल व्यवसाय से जुड़ा है। यह कहना भी मुश्किल है कि कौन सा तंत्र बाकी से अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यवसाय को फैलाने के लिए निश्चित लोगों को हर तंत्र के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और एक आम सकल संचालक को प्रभारी होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी तंत्र अपनी सर्वोच्च क्षमता के अनुरूप काम करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते समय मैं विमान के कॉकपिट में बैठे पायलट जैसा होता हूं, जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों के मीटर को पढ़ रहा है। अगर एक भी तंत्र गड़बड़ करने लगे तो आपातकालीन नीति का इस्तेमाल करना चाहिए। कई छोटे शुरुआती व्यवसाय या एस क्वाड्रेंट वाले व्यवसाय इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि तंत्र के संचालक के पास निगरानी और देखभाल करने के लिए बहुत सारे तंत्र होते हैं। जब एक तंत्र गड़बड़ करता है, जैसे जब कैश फ्लो सूख जाता है, तो बाकी सभी तंत्र लगभग तुरंत ही गड़बड़ाने लगते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे अगर किसी को सर्दी हो जाए और वो इसकी परवाह ठीक से न कर पाए, उसे जल्द ही निमोनिया हो जाता है, और अगर इसका उपचार नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति का प्रतिरक्षक तंत्र टूटने लगता है। मुझे यकीन है कि शुरू करने के लिए अचल संपत्ति बेहतरीन निवेश है, क्योंकि इसमें औसत निवेशक को सभी तंत्रों में अनुभव हासिल करने का अवसर मिलता है। जमीन के प्लॉट पर बनी इमारत व्यवसाय है, वो तंत्र जिसके लिए किराएदार आपको किराया देता है। अचल संपत्ति काफी टिकाऊ और निष्क्रिय है, इसलिए अगर कोई चीज गड़बड़ होने लगती है तो नए व्यवसायी को चीजें सही करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। 1-2 साल तक जायदाद का प्रबंधन करना सीखने से आप व्यवसाय के प्रबंधन की उत्कृष्ट योग्यताएं सीख जाते हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अचल संपत्ति निवेश कहां खोजे जाएं, तो मैं कहता हूं कि बस किसी खराब व्यवसाय प्रबंधक को खोज लें और आपको एक अचल संपत्ति का सस्ता सौदा मिल जाएगा। लेकिन कभी भी किसी जायदाद को इसलिए मत खरीदो क्योंकि ये एक सस्ता सौदा है। कुछ सस्ते सौदे चतुराई से छिपाए गए दुस्वप्न होते हैं। बैंक अचल संपत्ति पर कर्ज देना पसंद करते हैं क्योंकि यह आमतौर पर एक टिकाऊ तंत्र होता है और इसका मूल्य कायम रहता है। दूसरे व्यवसायों के लिए पूंजी खोजना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि हो सकता है कि उन्हें टिकाऊ तंत्र न माना जाए। मैंने अक्सर ये बात सुनी है, बैंक आपको तभी पैसे देता है जब आपको उसकी जरूरत न हो। मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं। मैंने हमेशा यह पाया है कि बैंक आपको पैसे उधार देगा जब आपके पास एक टिकाऊ तंत्र हो जिसका मूल्य हो, और जब आप ये प्रदर्शित कर सकें कि पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। अच्छा व्यवसायी तंत्र का हिस्सा बने बिना ही प्रभावी ढंग से कई तंत्रों का प्रबंधन कर सकता है। सच्चा व्यवसायिक तंत्र काफी कुछ कार जैसा होता है। कार खुद को चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। जो भी इसे चलाना जानता है वो ऐसा कर सकता है। यही बी क्वाड्रेंट के व्यवसाय के बारे में सच है, लेकिन एस क्वाड्रेंट व्यवसाय के बारे में प्रायः नहीं। अधिकतर मामलों में एस क्वाड्रेंट में व्यक्ति ही तंत्र होता है। एक दिन मैं सिक्कों की एक छोटी सी दुकान शुरू करने के बारे में सोच रहा था, जो दुर्लभ संग्रहणीय सिक्कों की विशेषज्ञ हो। तब अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, हमेशा याद रखो कि बी क्वाड्रेंट निवेशकों से ज्यादा पैसे इसलिए हासिल करता है क्योंकि निवेशक अच्छे तंत्र बनाने वाले लोगों और अच्छे तंत्रों में निवेश करते हैं। निवेशक उन व्यवसायों में निवेश करना पसंद नहीं करते जहां तंत्र रात को घर चला जाए। चाहे छोटा हो या बड़ा, हर व्यवसाय को स्थापित तंत्रों की जरूरत होती है जो इसकी दैनिक गतिविधियों को चला सके। अपना व्यवसाय करने के लिए एकल स्वामी को भी अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। सारांश में एकल स्वामी ही सर्वे सर्वा तंत्र होता है। तंत्र जितना बेहतर होता है, आप दूसरों पर उतने ही कम निर्भर होते हैं। मैकडॉनल्ड्स के तंत्रों को देखें, यह संसार में हर जगह समान है और यह किशोरों द्वारा चलाया जा रहा है। यह इसलिए संभव है क्योंकि उत्कृष्ट तंत्र स्थापित हैं। मैकडॉनल्ड्स लोगों पर नहीं, तंत्रों पर निर्भर करता है। सीईओ की भूमिका।
सीईओ का काम है सारे तंत्रों की निगरानी करना और कमजोरियों को पहचानना, इससे पहले कि कमजोरियां तंत्र को असफल कर दें। यह कई तरीकों से हो सकता है, लेकिन जब आपकी कंपनी तेजी से बढ़ रही हो तो इससे बहुत परेशानी होती है। आपकी बिक्री बढ़ रही है, आपके उत्पाद या सेवा पर मीडिया ध्यान दे रहा है और अचानक आप सामान या सेवा नहीं पहुंचा पाते। क्यों? आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके तंत्र बढ़ी हुई मांग के कारण ध्वस्त हो गए। आपके पास मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता या सप्ताह में पर्याप्त घंटे नहीं थे, या आपके पास उत्पाद बनाने या अतिरिक्त सहायक नियुक्त करने के लिए पैसा नहीं था। चाहे कारण जो भी हो, आपके एक तंत्र के असफल होने की वजह से आप अपने व्यवसाय को सफलता के अगले स्तर पर ले जाने का अवसर चूक गए। विकास के हर नए स्तर पर सीईओ को विकास के अगले स्तर में मदद के लिए आवश्यक तंत्रों की योजना शुरू कर देनी चाहिए। उत्पादन से लेकर उत्पादन आवश्यकताओं के लिए उधार या साख तक, कैश फ्लो प्रबंधन और संवाद दोनों को ही तंत्र से संचालित होना चाहिए। जब आपके तंत्र बेहतर होते हैं तो आपको या आपके कर्मचारियों को कम प्रयास करने होंगे। अच्छी तरह तैयार और सफल संचालक तंत्रों के बिना आपका व्यवसाय श्रम साध्य होगा। एक बार जब आपके पास अच्छी तरह तैयार और सफल संचालक तंत्र आ जाते हैं तो आपके पास एक बिक्री योग्य व्यवसाय संपत्ति आ जाएगी। पारंपरिक तंत्र। अगले खंड में उन सामान्य तंत्रों की सूची है जो सफल व्यवसायों के पास होनी चाहिए। कुछ उदाहरणों में आवश्यक तंत्र को सूची में बताए तरीके से अलग ढाला जा सकता है, लेकिन फिर भी यह व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक है। मिसाल के तौर पर उत्पादन में प्रयुक्त उत्पाद विकास तंत्र की जगह पर सेवा संगठन में सेवा प्रदान करने के तरीके किया जा सकता है। हालांकि विवरण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तत्व समान रहते हैं। इन दोनों के लिए ही यह आवश्यक होता है कि व्यवसाय अपने ग्राहकों को देने के लिए उत्पाद या सेवा विकसित करे। इनमें से कई तंत्र फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग संगठनों में स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। फ्रेंचाइजी की लागत या नेटवर्क मार्केटिंग संगठन के सदस्यता शुल्क के बदले में आपको एक संचालन पुस्तिका प्रदान की जाएगी, जिसमें आपके व्यवसाय के लिए आवश्यक तंत्रों का वर्णन किया जाता है। यही वजह है कि ये बना बनाया व्यवसाय कई लोगों को इतना आकर्षक लगता है। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो तंत्रों की सूची की समीक्षा करें। हालांकि हो सकता है कि आप इनमें से कई काम पहले से ही कर रहे हों, लेकिन आपने उन्हें अलग अलग तंत्रों के रूप में परिभाषित न किया हो। आप अपने संचालन को तंत्रों पर जितना अधिक आधारित करेंगे, आपका व्यवसाय उतना अधिक कार्यकुशल बनेगा। अधिकतम कार्यकुशलता के लिए व्यवसायों के लिए आवश्यक तंत्र: कार्यालयीन दैनिक संचालन तंत्र, टेलीफोन और 800 लाइन सिस्टम का जवाब देना, डाक प्राप्त करना और खोलना, ऑफिस की आपूर्ति और उपकरण खरीदना तथा उन्हें सही हालत में रखना, फैक्स और ईमेल करना, आने वाली और जाने वाली वितरण आवश्यकताओं से निपटना, डेटा का बैकअप लेना और पुराने अभिलेख सुरक्षित रखना। उत्पाद विकास तंत्र: उत्पाद को विकसित करना और इसे कानूनी रूप से सुरक्षित कराना, पैकेजिंग और संबंधित सामग्री जैसे कैटलॉग तैयार करना, निर्माण विधि और प्रक्रिया विकसित करना, निर्माण लागत निर्धारण और आदेश प्रक्रिया विकसित करना। निर्माण और स्टॉक तंत्र: विक्रेता या वितरक चुनना, उत्पाद या सेवा को दी जाने वाली वारंटी तय करना, उत्पाद या सेवा की कीमत तय करना, रिटेल और थोक, इन्वेंट्री उत्पादन के लिए पुनर्आदेश प्रक्रिया स्थापित करना, उत्पाद को इन्वेंट्री के रूप में प्राप्त करना और संग्रहित करना, भौतिक उत्पाद सूची का अकाउंटिंग रिकॉर्डों से मिलान कराना। ऑर्डर संबंधी तंत्र: ऑर्डर लेना और दर्ज करना, मेल, फैक्स, फोन द्वारा या ऑनलाइन, ऑर्डर पूरे करना और पैक करना, ऑर्डर भेजना। बिलिंग और लेनदारी तंत्र: ऑर्डर के लिए ग्राहकों को बिल भेजना, ऑर्डर्स के लिए भुगतान प्राप्त करना और भुगतान के लिए ग्राहकों को पावती भेजना, चाहे नगद हो, चेक से हो या क्रेडिट कार्ड से हो। विलंबित लेनदारी के लिए वसूली प्रक्रिया शुरू करना। ग्राहक सेवा तंत्र:
स्टॉक में सामान प्राप्त करना और ग्राहक को पैसे लौटाने की वापसी नीति, ग्राहक की शिकायतों पर प्रतिक्रिया करना, दोषपूर्ण उत्पाद को बदलना या अन्य वारंटी सेवा प्रदान करना। देनदारी तंत्र, खरीदारी संबंधी नीतियां और आवश्यक अनुमतियां, आपूर्ति और इन्वेंट्री के लिए भुगतान प्रक्रिया, पर्याप्त नकदी रखना। मार्केटिंग तंत्र, समूची मार्केटिंग योजना तैयार करना, प्रचार सामग्री तैयार करना और बनाना, सामान्य संदर्भ सूची और संभावित ग्राहक तैयार करना, विज्ञापन योजना बनाना, जनसंपर्क योजना बनाना, डायरेक्ट मेल योजना बनाना, डेटाबेस तैयार करना और उसका रख रखाव करना, बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण करना और निगरानी करना। मानव संसाधन तंत्र, नियुक्ति नीतियां और कर्मचारी अनुबंध, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, वेतन प्रक्रिया और लाभ योजनाएं। सामान्य अकाउंटिंग तंत्र, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टों से अकाउंटिंग प्रक्रिया का प्रबंधन करना, भावी कर्ज आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ नकदी का प्रबंधन करना, बजटिंग और पूर्वानुमान, वेतन से होने वाली कर कटौती की जानकारी देना और भुगतान काटना। सामान्य कॉर्पोरेट तंत्र, अनुबंधों पर सौदेबाजी, मसौदा तैयार करना और अमल करना, बौद्धिक संपदा विकसित करना और उसे सुरक्षित कराना, बीमा आवश्यकताओं का प्रबंधन करना, संघ या राज्य के या अन्य स्थानीय करों का भुगतान करना और जानकारी देना, संघ या राज्य के अन्य स्थानीय करों की योजना बनाना, अभिलेखों का प्रबंधन करना और संग्रह करना, निवेशक और शेयर धारक संबंधों को कायम करना, कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रगति का नियोजन और प्रबंधन, भौतिक स्थान प्रबंधन तंत्र, टेलीफोन व विद्युत तंत्रों को तैयार करना और रखरखाव करना, परमिट और फीस की योजना बनाना, लाइसेंसिंग, शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। आप अपने संचालन तंत्र को एक नीतियों और नियमों की पुस्तिका में लिखकर सहेज सकते हैं। यह नियम पुस्तिका आपके स्टाफ के लिए अमूल्य संदर्भ बन सकती है। नियम पुस्तिका तैयार करते समय आप अपने संचालन को सुचारू बनाने और मुनाफे को बेहतर बनाने के तरीके खोज लेंगे। आप बी क्वाड्रेंट व्यवसाय का मालिक बनने के एक कदम अधिक करीब पहुंच जाएंगे।